नमस्कार, मैं राणा यशवंत आपका स्वागत करता हूँ और आप देख रहे हैं द फ्रंट। द फ्रंट को आप लगातार सब्सक्राइब करते रहिए। हमारे जो व्यूज़ हैं, उनकी तादाद बढ़े, इसकी कोशिश आपकी होनी चाहिए। सब्सक्राइबर्स की तादाद बढ़नी चाहिए और हम दोनों लगातार आपके साथ जुड़ते रहते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस तरीके से खबरों को रखें जो आम तौर पर आपसे दूर रहती हैं। देखने का नज़रिया, समझने का तरीका, चुनाव के अपने समीकरण और एक ऐसा व्यू पॉइंट जो फैक्ट बेस्ड हो। ये नैरेटिव किसी का चलाने या किसी का पक्ष लेने, किसी हक में खड़ा होकर के ढोल बजाने, ये जितनी भी बातें होती हैं, इनका सीधा मतलब होता है कि आप पत्रकारिता के साथ कहीं न कहीं समझौता करते हैं या एक माहौल उड़ाते हैं, आप उस पेशे का जिस पेशे से आप हैं। मेरी और संजय जी की कोशिश ये होती है कि बिहार के भीतर हालात जैसे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो कुछ भी चल रहा है, उन दोनों को आमने-सामने रख करके एक समझदारी हम तैयार कर पाएँ कि दरअसल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स क्या कुछ समझा जाना चाहिए और किस तरीके की राय लोगों के बीच में बन सकती है। अगर कोई नतीजा निकलना होगा तो नतीजा किस तरफ जा सकता है। संभावनाओं की ज़मीन होती है चुनाव से पहले और जो कुछ भी चल रहा होता है एक असलियत है। तो उस असलियत के आधार पर संभावित नतीजा क्या हो सकता है, यही एक समझदारी है और इसी को हम जर्नलिज्म कहते हैं कि आप अपनी परख, सोच, समझ यह सब इस्तेमाल करते हैं और उसके आधार पर लोगों का भरोसा जीतने के लायक अपने आप को बनाते हैं, खड़ा करते हैं। आज चुनाव आयोग की टीम बिहार में है। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने ये कहा है कि तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं। अनुमान ये है कि अगले कुछ दिनों के भीतर बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। कितने चरणों में होगा, इसको लेकर के कई तरह की बातें हैं। जो अलग-अलग गठबंधन हैं, खास करके 2 एनडीए और महागठबंधन दोनों के भीतर जो दल हैं, उनके बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के एक महाभारत चल रहा है, खींचतान चल रही है। कहा ये जा रहा है कि चिराग पासवान अभी कहीं गायब हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनका खेल बहुत लंबे समय से चल रहा है। सीटों का जो जो टैक्टिक्स या प्रेशर होता है, वो खेल रहे हैं। प्रशांत किशोर जो मैदान में नए हैं, लेकिन बहुत तेवरदार तरीके से वो मैदान में हैं और वो हमलावर हैं। हमलावर बीजेपी और जेडीयू दोनों के बड़े नेताओं के ऊपर हैं। यह जो पूरा माहौल चुनाव का है और चुनावों के बीच पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी रणनीति, तैयारियां, सीट शेयरिंग को लेकर के उनकी बैठकें और चुनाव आयोग जो कुछ भी कह रहा है उस लिहाज से चुनाव किन-किन तारीखों पर कितने दिनों के भीतर और चुनाव के दौरान क्या नारा, क्या नैरेटिव, क्या नकरा और किस तरह की बाजीगरी जो पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से होती रहती है। संजय जी, पहले तो ये कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2-3 मोटी बातें मैं कहूँ कि क्या थीं, तो वो क्या थीं? और संजय जी थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हो गए थे, लेकिन दोबारा हमने तो मैं ये कह था कि चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज की थी, उसकी 2-3 मोटी बातें क्या रही हैं? चुनाव की घोषणा कब तक हो सकती है? कितने फेजेज़ में इलेक्शंस किए जाएँगे या कराए जाएँगे? इसको लेकर के वहाँ क्या अनुमान रहा है? देखिए, चुनाव आयोग की टीम बिहार में है और कल उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के साथ बैठक। अब जेडीयू ने तो कहा कि एक फेज में ही चुनाव करा दिया जाए। हुँ, कुछ पार्टियों ने कहा कि नहीं, इसको 2 फेज में कराया जाए। तो पार्टियों से अलग-अलग तरीके से राय ली है चुनाव आयोग। हुँ, कुछ पार्टियों को उसमें आमंत्रित नहीं भी किया गया, इसको लेकर के भी थोड़ी नाराजगी थी। जैसे जीतनराम मांझी की पार्टी, मुकेश सहनी जी की पार्टी, प्रशांत किशोर जी जो नए प्लेयर हैं, हुँ, इनको भी नहीं चुनाव आयोग ने बुलाया। और इसके तर्क ये दिए जा रहे हैं कि चूंकि इनको जो पार्टी है क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त नहीं है, इस वजह से नहीं बुलाया गया होगा और कोई इसका मतलब नहीं है। हुँ, जब इनको क्षेत्रीय, और जीतनराम मांझी तो ये बात कहते भी हैं कि कम से कम 6% वोट या इतने विधायक हमारे जीत करके आ जाएंगे, तभी तो हम क्षेत्रीय पार्टी
बन पाएंगे। तो वो क्राइटेरिया उनको भी पता है, चुनाव आयोग को भी पता है। तो कल उन पार्टियों के साथ, जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, राष्ट्रीय पार्टियां थी, उनके साथ इनकी बैठक हुई और आज इन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया। अच्छा लगा कि ज्ञानेश कुमार भोजपुरी में संबोधित कर रहे थे, मगही में बोल रहे थे, अच्छा। तो हाँ, स्थानीय भाषा में लोगों को एड्रेस कर रहे थे, अभिवादन कर रहे थे, जो मुझे लगा कि अरे ये तो बिहार की, जो जिसको कहते हैं ना कि बिहार की खुशबू, बिहार की माटी से जुड़ करके वो अपने को कनेक्ट करना चाह रहे थे। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि बिहार तो गणतंत्र की भूमि रही है, वैशाली का हवाला दिया और कहा कि यहीं से गणतंत्र की पहली किरण फूटी थी। इस बार हमने बिहार से ही इंटेंसिव रिवीजन का प्रयोग किया और ये मैसेज पूरे देश में जाएगा। और अपनी जिम्मेवारियों के बारे में उन्होंने कहा कि भाई मेरी जिम्मेवारी है कि कैसे हम मतदाता सूची तैयार करें और हम कैसे मतदान कराएं, जो मतदान बिल्कुल फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। ये दो जिम्मेवारियों से मैं अपने को किनारे नहीं कर सकता हूं, ये मेरी दो जिम्मेवारी है। उन्होंने बीएलओ को, बीएलए को एक तरह से थैंक्स भी दिया और उन्होंने कहा कि आपको जानकारी होगी कि मैंने इनकी बजाते ट्रेनिंग कराई है कि कैसे बिल्कुल शांतिपूर्ण फेयर इलेक्शन हो बिहार में। इसके लिए मैंने इनको ठीक तरीके से प्रशिक्षित कर दिया है। सवाल आए उनसे, जब प्रेस को भी कहा गया कि भाई अगर आपके भी कोई सवाल हो, हालांकि ये कहा गया कि आपके सवाल बिहार स्पेसिफिक होंगे क्योंकि चुनाव बिहार विधानसभा का है, इसलिए वो सवाल कोई ऐसा ना हो जो बिहार स्पेसिफिक ना हो। तो बिहार स्पेसिफिक सवाल भी पूछे गए कि भाई राहुल गांधी जी ने जो कहा कि वोट की चोरी हो रही है, एटम बम, हाइड्रोजन बम की बात वो कर रहे थे, उसके क्या मतलब है। एक गांव का जिक्र किया गया, मोहनपुर गांव, जहां कहा गया कि केवल हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन वहां 100 मुस्लिम मतदाता का नाम कैसे जोड़ दिया गया। तो चुनाव आयोग से अलग अलग तरीके से उन्होंने 5-5 करके सवाल लिया और उसका उन्होंने बारी बारी से जवाब भी दिया और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही हम चुनाव की घोषणा करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 7 तारीख या 8 तारीख तक चुनाव की घोषणा हो जाएगी बिहार में, कि बिहार में कब चुनाव होगा। और दूसरी बात उन्होंने कही, त्रुटियां हमसे हो सकती हैं, गलतियां हो सकती हैं, और जो गुंजाल साहब हैं, जो बिहार के चुनाव के ये हैं, प्रभारी हैं, बजाते उनको टास्क भी दिया कि अगर इन लोगों के तरफ से कुछ क्वेश्चन आए हैं, कोई सवाल हैं, तो जरा आप देखिए कि चुनाव आयोग से इस तरह की कमियां कैसे रह गई जहां पर इस तरह के सवाल अनुत्तरित हैं। मेरा एक सवाल है, चूंकि राहुल गांधी का जिक्र प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, चुनाव की चोरी की बात आई, बाकी हाइड्रोजन बम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक गंभीर आरोप राहुल गांधी लगातार लगाते रहे हैं कि चुनाव आयोग मौजूदा सरकार के साथ मिलकर के चुनाव की चोरी कर रहा है। और चुनाव की चोरी का मतलब है कि वोटर लिस्ट से आप मनमाफिक तरीके से लोगों को बाहर करते हैं और मनमाफिक तरीके से लोगों को अंदर करते हैं और आपकी मर्जी सरकार की, अ, जो सरकार की अपनी जो मर्जी है उससे मेल खाती है, यानी सरकार के साथ कहीं ना कहीं आप मिले हुए हैं। इसके बारे में उन्होंने क्या कहा? नहीं, उन्होंने कहा कि भाई बीएलए और बीएलओ यहाँ हैं, उनसे पूछ लीजिए कि अगर इस तरह की कोई कंप्लेन इनके पास है तो वो बता दें कि हाँ हमने कोई इस तरह का ऐसा किया है कि जिसमें किसी को फेवर किया हो और किन्हीं को इंटेंशनली उनके नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया हो। हमने कोशिश, तो इस तरह की किसी तरह की कोशिश हमारे द्वारा नहीं की गई है। अब वैसे पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने के लिए कुछ बातें कही गई होगी तो मैं उसका क्या जवाब। उन्होंने इस तरह से कहा कि अपने को ये कर लिया और उन्होंने कहा कि बीएलए हैं, जो कंप्लेन आए मैंने तुरंत उस कंप्लेन पर कार्रवाई की, चाहे वो ड्राफ्ट लिस्ट आया या फाइनल लिस्ट आया। ड्राफ्ट लिस्ट और फाइनल लिस्ट के बाद भी हमने एक और अपॉर्चुनिटी दिया है कि मतदान के 10 दिन पहले तक
अगर कोई मतदाता ऐसे हैं हुँ, जिनको लगता है कि हम फाइनल लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, हुँ, तो वो आवेदन दें, फॉर्म 6 भर के दें और उनका नाम जोड़ा जाएगा। उनको हुँ, मतदान से क्यों वंचित किया जाएगा? लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह के कंप्लेन बहुत कम आए हैं। हुँ। इतने कम कंप्लेन हैं कि वो सारे कंप्लेन पर हमारी नज़र थी और अभी भी है। अभी फिलहाल लोगों की समझदारी के जो हमारे दर्शक हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि जहाँ कुछ सवाल है, उलझा हुआ मामला है, उसको सुलझा करके आपके सामने रखें। बीएलए ब्लॉक लेवल एजेंट, बीएलओ ब्लॉक लेवल ऑफिसर। तो ब्लॉक लेवल ऑफिसर का मतलब ये है कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से चुनाव के दौरान जो लोग वोट देंगे, मतदाता सूची होती है, उसमें किनका नाम हटाना है, यानी कि जो लोग अब जीवित नहीं है उनको हटा दीजिए। जो लोग वहाँ नहीं रहते हैं उनको हटा दीजिए। जो लोग मकान बदल के कहीं और चले गए हैं उनको हटा दीजिए। जो लोग पलायन करके दिल्ली, सूरत, मुंबई कहीं नौकरी कर रहे हैं, वहाँ वोट दे रहे हैं उनको हटा दीजिए। जो नए लोग हैं उनको जोड़ दीजिए, ये बीएलओ करता है। बीएलए पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नुमाइंदा होते हैं जो ये देखते हैं कि जो काम हो रहा है वो सही तो हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मेरी पार्टी या मेरे हक या मेरे पक्ष के लोगों का नाम काटा जा रहा है और किसी और का जोड़ा जा रहा है। तो जब बीएलए सवाल नहीं कर रहा है और बीएलओ जो है कहीं कोई चूक नहीं कर रहा है, चूक होती है, गलतियां होती, संजय जी भी कह रहे हैं, गलतियां होती हैं, गलतियों को सुधारा जा सकता है, लेकिन गलतियां साजिश हों यह साबित कर दें तो फिर लोकतंत्र पर बड़ा खतरा माना जा सकता है और लोकतंत्र खतरे में है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि ऐसा नहीं है। मैं आगे अपने सवाल के साथ बढ़ूं संजय जी। मेरी दिलचस्पी इसमें है कि जो अभी आपने कहा कि एक गांव में सिर्फ हिंदू रहते हैं, वहां मुस्लिम मतदाता का नाम जोड़ा गया, इसके बारे में उन्होंने क्या कहा? इसी के बारे में तो उन्होंने गुंजाल साहब जो बिहार के प्रभारी हैं, हम्म, जो बिहार चुनाव के, उनको उन्होंने कहा कि भाई जरा देख लीजिए कि हम्म, ऐसा क्यों हुआ कि जब वहां लोग रहते नहीं है तो फिर वहां के मतदान केंद्र पर इनका नाम कैसे जोड़ दिया गया, जबकि उस गांव के मतदाता जो हैं वो उसमें कोई मुस्लिम है नहीं। तो हम्म, उन्होंने कहा कि इसको जरा देख लीजिए और देख करके जहां वो मतदाता हैं वहां उनको जोड़ दिया जाए। तो अच्छा। बजाते उनको उन्होंने टास्क दे दिया, कहा कि इसको जरा आप देख लीजिए और देख करके और इसमें जो इनकी शिकायत है उस गांव को दिखवा लीजिए, दिखवा अब करके। मैं दोनों गठबंधनों की तरफ आता हूँ संजय जी, चूंकि दोनों तरफ अपनी अपनी सीटों की मारामारी चल रही है, दबाव बहुत लंबे समय से है, मांग बहुत लंबे समय से चलती रहती है। एनडीए और महागठबंधन, मैं पहले एनडीए के भीतर आता हूँ। कहा यह जाता रहा है कि जेडीयू और बीजेपी ने सीटों को लेकर के अपनी समझदारी डेवलप कर ली है और सीटों का बंटवारा कमोबेश हो गया है। लेकिन चिराग पासवान, कहा जा रहा है कि वो संपर्क में नहीं है। वो इस तरह के बंटवारे की किसी बैठक में या इस तरह की किसी समझदारी के बीच में वो नहीं है। क्या है अंदर, खाने क्या है? इसको मैं मानता हूं प्रेशर पॉलिटिक्स। चूंकि जो खबरें आ रही है कि संपर्क में नहीं है एनडीए नेताओं के हम्म, और मोबाइल भी उनका स्विच ऑफ आ रहा है, इस तरह की खबरें हैं सोशल मीडिया में। कितनी तो सच्चाई है ये तो चिराग बताएंगे। लेकिन हाँ, चिराग पासवान एक प्रेशर पॉलिटिक्स जरूर कर रहे हैं। हम्म, हमारे हिस्से में अधिक से अधिक सीटें आए। रह गई बात कि किसी भी कीमत पर हम्म, एनडीए नहीं चाहती है कि हम उपेंद्र कुशवाहा को नाराज करें। चूंकि हम्म, हमने पिछली बार आपसे चर्चा की थी, हम्म, ये उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से चुनाव हारते हैं और 7 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली जाती है। हम्म, आरा हार जाते हैं, बक्सर हार जाते हैं, सासाराम हार जाते हैं, औरंगाबाद हार जाते हैं, पाटलिपुत्रा हार जाते हैं, जहानाबाद हार जाते हैं, काराकाट हार जाते हैं, 7 सीट और वो हम्म, वहां फैक्टर। तो उपेंद्र कुशवाहा को किसी भी कीमत पर इस बार इंडिया नाराज नहीं करेगी। हम्म, जीतन राम मांझी, ठीक है, 5% वोट अगर चिराग पासवान जी का है तो 3-3.5% वोट जीतन राम मांझी के पास भी है। हम्म, इस सच्चाई को भी समझना होगा, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि चिराग पासवान को खुश करने के लिए जीतन राम मांझी को ऐसे ही कुछ 1-2 सीट दे करके और उनको ये कर दिया जाएगा। काहे कि उनके तो 4 विधायक जीते हुए हैं, वो स्ट्राइक रेट हम्म, की बात करते हैं। हम्म, भाई हमको लोकसभा में आपने एक ही टिकट दिया, हम एक जीत गए।
हुँ, हमको विधानसभा में 7 टिकट दिए, हम 4 जीत गए, तो हुँ, स्ट्राइक तो हमारा अच्छा है। चिराग जी को 5 टिकट दिया, आप वो 5 जीते, लेकिन लड़े जितने पर 135 पर उसमें तो 1 जीते, वो भी जेडीयू में चला गया। हुँ, तो स्ट्राइक रेट में जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा को भी एनडीए नाराज नहीं करेगी। नीतीश कुमार, ललन सिंह कहीं बोल रहे थे, वो 115 सीट की बात वो कर रहे थे, हालांकि 100 सीट से अधिक की संभावना दिखती नहीं है, उसका कोई गणित दिखता नहीं है मुझे। हुँ, हुँ, तो अगर हुँ, 100 100 सीटों पर भी ये लड़ते हैं, तो बाकी का बंटवारा 43 पर ही होगा। और हुँ। चिराग पासवान थोड़ा सा महत्वाकांक्षी हो गए, उनको लग रहा है कि कुछ इस तरह की सीटें आए जिसमें हम किंग मेकर की भूमिका में हों, या कल हो सकता है कि हमारे सहारे थोड़ी बिहार की राजनीति में फेरबदल करनी हो, तो हम पर भी दांव लगाया जा सके। सत्ता की कुंजी जो मेरे हाथ में आ जाए तो मैं अपने मन माफिक सत्ता का समीकरण बना या बिगाड़ सकूं, कमोबेश आप यही कहना चाहते हैं। जी जी एक जी। संभावना उनको लेकर के यह जताई जा रही है कि अगर एनडीए से वो नाराज हुए, उनके मनमाफिक सीटें यहाँ नहीं मिलती हैं, तो वो प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला सकते हैं, दोनों मिलकर के चुनाव लड़ सकते हैं। इसकी गुंजाइश कितनी दिखती है आपको? गुंजाइश इसलिए दिखती है कि दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं, प्रशांत किशोर चिराग की तारीफ कर रहे हैं, चिराग प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं। अब पूछा गया प्रशांत किशोर से कि हुँ, जब आपने सम्राट अशोक चौधरी पर आरोप लगाया कि उन्होंने अपनी बेटी का टिकट खरीदा, हुँ, तो टिकट बेचने वाला तो वही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के ही लोग होंगे। हुँ, चिराग उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही टिकट बेचा होगा। तो हुँ, उन्होंने कहा कि नहीं, हो सकता है कि चिराग जी को जानकारी नहीं हो, कोई और तीसरा आदमी पैसा ले लिया हो। तो अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो कर रहे हैं प्रशांत हुँ, किशोर। हुँ, भाई, चिराग के बिना किसकी हिम्मत है कि शांभवी चौधरी को टिकट दिलाने के एवज में पैसा ले ले, लेकर के वो अदृश्य हो जाए? तो हुँ, प्रशांत हुँ, किशोर इस तरह की बात कर रहे हैं। और चिराग से जब पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर युवा चेहरा है, हुँ, बिहार हुँ, की बेहतर कर रहे हैं, इस तरह के विजनरी लीडर का मैं सम्मान करता हूं। तो इस तरह की कुछ खिचड़ी अगर अंदर खाने में पक रही होगी, जिसमें प्रशांत किशोर कुछ इस तरह का प्रलोभन दे रहे होंगे कि हुँ, भाई हमें तो मुख्यमंत्री थोड़े बनना है, हम तो इससे भी बड़ी चीज सोच रहे हैं। वो अपने को लोक नायक और जननायक की भूमिका में बिहार में देखना चाहते हैं। तो उस स्थिति में हो सकता है कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा को जगाए होंगे, अरे भाई बहुत अगर उधर संभावना नहीं है तो चलिए मेरे साथ, और हम तो एक थर्ड फ्रंट बने ही हुए हैं, इसमें थोड़ी संभावना ढूंढी जाए। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं, इसकी हुँ। संभावना बन सकती है। अब चिराग पासवान हिम्मत करेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे अभी दें? आप प्रशांत किशोर का ज़िक्र कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, चिराग पासवान मुझे लगता है कि वो इस बार लक्ष्मण रेखा नहीं लाँघेंगे। उनको पता है कि अ, इस बार के समीकरण थोड़े अलग हैं। प्रशांत किशोर हो सकता है कि सीटें उनके पास कम हों, वोट परसेंटेज उतना ना हो, लेकिन एक फैक्टर के तौर पर इस बार के चुनाव में उभर गए हैं। इस बार सीमांचल से बाहर भी ओवैसी अपनी पार्टी के कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं, यह भी एक बड़ा सच है। वो अपने साथ कुछ साझेदार ढूँढ रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, यह जो कॉम्बिनेशन है बिहार के लिए एक डेडली कॉम्बिनेशन है और मौजूदा सरकार के हाथ में यह दोनों चेहरे काम करेंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अपोजिशन में कोई बड़ी पार्टी है जिसका अपना जनाधार है, अपनी ताकत तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी है। अब उसमें आप कुछ और ढूँढना चाहेंगे तो ज़ाहिर है कि आपके लिए थोड़ी मुश्किल तो बढ़ जाएगी। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर का भी आपने ज़िक्र किया है और प्रशांत बहुत हमलावर हैं, ख़ास करके सम्राट चौधरी पर अ, एक पुराना केस उठा करके वो कह रहे हैं कि ये आदमी आरोपी नहीं अभियुक्त था। तो उस मामले की दोबारा क्यों नहीं जाँच हो जा रही है? दूसरा ये है कि अशोक चौधरी को लेकर के उन्होंने करप्शन के मामले पर तोप चलाना जारी रखा हुआ है। इन दोनों को लेकर के जिस तरीके से पूरे पॉलिटिकल माहौल को बिहार के भीतर उन्होंने अ, खदबदाहट से भर दिया है। एक नैरेटिव तो खड़ा कर रहे हैं। बिहार के भीतर चुनावों के दौरान आम आदमी के लिए एक मुद्दा तो उन्होंने जिंदा किया है।
कि भ्रष्टाचार और अपराध यह मुद्दा राजनीति का होना चाहिए, तो जाति और धर्म के आधार पर जो बोलबाला चलता है, शोर शराबा आमतौर पर देखा सुना जाता है, उससे परे हटकर के प्रशांत किशोर ने एक अलग नैरेटिव बिहार में खड़ा किया है। और बीजेपी जेडीयू के नेताओं के पास उनके खिलाफ सीना चौड़ा करके खड़ा होने की हिम्मत मुझे दिख नहीं रही। हर आदमी बच के निकलना चाहता है। अरे छोड़िए उनको, उन पर कुछ नहीं कहना है। प्रशांत किशोर ने बिहार के चुनाव के माहौल में मुद्दों के आधार पर, नैरेटिव के आधार पर अ, कितनी उथल-पुथल पैदा की है और उसका असर बाकी दलों के ऊपर कितना देखा जा रहा है? देखिए, दल की बात तो मैं बाद में करूँगा। कल हुँ, मैं गाँव गया था। हुँ, मेरे गाँव में एक यज्ञ का आयोजन है। कल गवर्नर साहब भी गए थे उस यज्ञ में हुँ, और उन्होंने सनातन परंपरा की चर्चा की कि यज्ञ का क्या महत्व है। तो संयोग से मैं गाँव के अलग-अलग हिस्से में और जाने के क्रम में कुछ जगह रुक करके मैंने अलग-अलग जो लोग हैं, उनसे थोड़ी-सी मैंने बात करने की कोशिश की। हुँ, तो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार का मुझे नहीं दिखा। हुँ, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुँ, कि नीतीश कुमार जी के बारे में बड़ी नाराजगी है लोगों को कि अब इनको सत्ता से हमें हटा देनी हुँ, है। नरेंद्र मोदी की चर्चा मैंने सुनी गांव के गरीबों से। रास्ते में भी जब मैं गुजर रहा था पटना से जाने के क्रम में, हुँ, तो कई चाय की दुकानों पर रुक करके मैंने कहा, तो जो योजनाएं आ रही हैं उसको लेकर के उन्होंने नरेंद्र मोदी की चर्चा की कि ये योजनाओं का लाभ तो मोदी जी के चलते मिल रहा है। जो हुँ, आप इश्यू उठा रहे हैं, मैंने उनसे पूछा कि अरे भाई, प्रशांत किशोर जी तो आए हैं और वो तो कह रहे हैं कि अशोक चौधरी, ये सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, मंगल पांडे, हुँ, ये सब तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चूंकि भ्रष्टाचार का मुद्दा कनेक्ट करता है लोगों को, हुँ, तो जो प्रतिक्रिया थी वो बड़ी सहज प्रतिक्रिया थी कि हुँ, सब लोग ऐसे ही होते हैं। शुरू शुरू में तो सब बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बाद में तो सब उसी में लिप्त हो जाते हैं। मतलब मैं देखा कि बहुत गंभीरता से इसको लोगों ने नहीं लिया हुँ, कि जो करप्शन का जो आरोप लगाया जा रहा है उसको बहुत गंभीर होकर के, हाँ कि बिल्कुल हम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं और अब इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये हुँ, मैंने देखा ग्राउंड पर। ग्राउंड पर जो बजिंग था, ग्राउंड पर जो साउंड मुझे सुनाई पड़ा, उसमें वेलफेयर स्कीम, हुँ, मोदी जी की चर्चा, ये दो चर्चाएं थी जिसको मैंने सुना अलग अलग कॉम्बिनेशन। कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे भी थे जो तेजस्वी की बात सीधे कर रहे थे, वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि उनको बहुत भ्रष्टाचार से और बहुत शिक्षा से और चिकित्सा से मतलब था, हुँ, इसलिए उनको लग रहा था कि सत्ता फिर से बदलनी चाहिए और तेजस्वी जी को सत्ता मिलनी चाहिए। वो हुँ, उनके अपने अपने ये थे। हुँ, हुँ, तो ग्राउंड पर मैंने कोई बहुत कुछ नहीं देखा, क्योंकि कल मैं रहा करीब 6-7 घंटे मैं रहा वहां, और हुँ, अलग अलग तबके लोग, होता है ना, आपको गांव के मेले को आपने देखा होगा, चूंकि एक बड़ा गढ़ है और उस गढ़ पर दशहरा का मेला लगता है और उसी गढ़ पर आयोजन था यज्ञ का। तो हुँ, कई गांव के लोग आए थे और अलग अलग ग्रुप के लोग थे। वो हुँ, सारे लोग थे वहां पर, जिसमें मैंने अलग अलग ग्रुप से थोड़ी सी अलग अलग तरीके से बात करने की कोशिश की कि भाई अब तो बिहार में चुनाव होने वाला है, आपकी क्या मतलब, आप कैसे सोच रहे हैं। प्रशांत किशोर जो आए हैं कहे कि हाँ, बात तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये कितना टिकेंगे या नहीं टिकेंगे इस पर थोड़ा मुझे डाउट है। जो टेस्टेड लोग हैं हम लोग तो उन्हीं पर दाव लगाएंगे। और हुँ। हर एक तीसरे व्यक्ति की जुबान पर नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र नरेंद्र मोदी। मोदी का फैक्टर बिहार में लंबे समय से काम कर रहा है एनडीए के लिए। नीतीश कुमार, अगर आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं है, तो 20 साल के बाद भी किसी आदमी को लेकर के लोगों के भीतर आक्रोश ना हो और यह तक ना हो कि यार किसी भी कीमत पे इसको तो हटा देना है। तो कुछ भी हो, कोई और आ जाए, चाहे एबीसीडी कोई भी हो, इस आदमी को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। इस तरह से अगर लोग नापसंद करते हैं, तो व्यवस्था में परिवर्तन की आहट आप सुन सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के ऐसा नहीं है, कारण ये है कि नीतीश कुमार की इमेज साफ है और प्रशांत किशोर जैसा विरोधी आदमी वो बार-बार कह देते हैं, नीतीश कुमार क्लीन आदमी है, वो भले ही काम नहीं कर पा रहे हैं। कई बार चैनलों पर पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, तो कहते हैं कि एनी टाइम नीतीश कुमार।
नीतीश कुमार की इमेज को क्लीन चिट देने या उसको और बेहतर बनाने में प्रशांत किशोर की भी भूमिका रही है। हालाँकि वो बहुत ईमानदारी से अपनी बात रख रहे होते हैं। उनको जो समझ में आ रहा है कि ये सही है, वही बोल रहे होते हैं। प्रशांत किशोर दरअसल बिहार में अभी ऐसे खिलाड़ी के तौर पे हैं जो पिच को टेस्ट कर रहा है। हर बॉलर की गेंदबाजी को आज़मा रहा है। फील्ड प्लेसमेंट को वो देख रहा है। और उसके लिए भी खोने को कुछ भी नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में उनको लेकर के एक बेहतर राय बने, इस खातिर वो एक ईमानदार राय रख रहे हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ। और यह जो भ्रष्टाचार को लेके, करप्शन को लेके नेताओं के खिलाफ उनकी जो गोलबंदी है या उनका जो मोर्चा है, यह भी उसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मेरा सवाल अब संजय जी ये है कि जिस तेजस्वी यादव को लेकर के आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों की राय ये है कि सरकार बदलनी चाहिए, तेजस्वी को मौका दिया जाना चाहिए। अ, उनका जो गठबंधन है, उस गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर के क्या स्थितियाँ हैं? क्योंकि आप एनडीए के भीतर चिराग पासवान को एक फैक्टर मान रहे हैं, जो अभी तक सुलझ नहीं पा रहा है। तो एक गाँठ वो बने हुए हैं और उस गाँठ को खोल करके सुलझा पाने में एनडीए का नेतृत्व शायद अभी तक नाकाम रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में हो जाए। क्या इस तरह की गिरह गाँठ आप महागठबंधन के भीतर भी देख रहे हैं या महसूस कर रहे हैं? वहां ज्यादा महसूस मैं कर रहा हूँ। चिराग पासवान थोड़ा पोस्टरिंग कर रहे हैं लेकिन कहीं जाएंगे नहीं। हुँ, तो पता है कि फिर एक बार पार्टी टूट जाएगी अगर हम थोड़ा इधर उधर किए तो। हुँ, उनके 3 सांसद जो हैं वो कौन है ये सबको पता है। हुँ, और वो 3 सांसद को पाला बदलने में फिर ये साला बहनोई की पार्टी बन करके ये रह जाएगी। उससे ये ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे। तो हुँ, चिराग पासवान हकीकत को समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा पोस्टरिंग करेंगे लेकिन रहेंगे वही। हुँ, यहाँ अब आपको आश्चर्य होगा जान करके कि राजेश राम जहां हुँ, कुटुंबा सुरक्षित सीट से औरंगाबाद में जीतते हैं, हुँ, वहां पर गो बैक का नारा लग रहा है इनके खिलाफ। और राजद का कैंडिडेट कह रहा है कि मैं यहां से चुनाव लड़ूंगा। बाकी की बात तो छोड़ दी। हुँ, राजेश राम जिन पर दांव लगाई कांग्रेस अखिलेश सिंह हुँ, को हटा के, उनको भी एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार नहीं। हुँ, हुँ, चुनाव बिल्कुल सामने है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। राहुल गांधी कहाँ है पूरे देश को पता है हुँ, कि कहाँ वो है मौजूद। भाई बिहार के चुनाव में गठबंधन का निर्णय नहीं हो पा रहा है और आप कहीं हैं। कभी ये 60 कर रहे हैं, कभी 65 कर रहे हैं, कभी 56 कर रहे हैं। कृष्णा अल्लाह बरू तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। परसों एक कनक्लेव में मुकेश सहनी जी के कुछ लोगों से मेरी भेंट हो गई, मुकेश सहनी जी से भी बात हो गई। तो हुँ, उनके चेहरे पर भी वो ताजगी नहीं थी जो हुँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोलते हैं डिप्टी सीएम और 60 सीट और 65 सीट। वहां भी पता है उनको कि सीपीआईएमएल के लोगों से मेरी बात हुई, बात हुँ, होते ही रहती है। हमने कहा कि भाई क्या मामला है इस बार। तो आप लोग बिल्कुल कहे कि हाँ मैं अलायंस में रहूंगा लेकिन अपनी सड़कों पर रहूंगा और हुँ, सीट पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। हम कहे कि तब ये कब निर्णय होगा आप लोगों का? ये हो हुँ, जाएगा, निर्णय तो हो जाएगा। तो ये स्थिति है। और जो एक फैक्टर और है जिसमें चीजें थोड़ा दरकी हैं, वो हुँ, वैसे फैक्टर बनकर के आए हैं बिहार में। इस हुँ, बात की नाराजगी मुसलमानों में है कि अगर 6 सीट मांगने गए थे ओवैसी, आखिर 6 सीट देने में क्या ऐतराज था आरजेडी को, हुँ, जब बाकी लोगों को ये दे रहे हैं। तो ओवैसी खेल बिगाड़ेंगे मुसलमानों के बीच में है कि नहीं। तो ठीक है, तेजस्वी जी भी लड़ लें, ओवैसी जी के साथ हम लोग खड़े हो जाएंगे, हमारा परसेंटेज है। इस हुँ, बात को लेकर के भी एक मरमरिंग है कांग्रेस आरजेडी में कि ओवैसी को एडजस्ट किया जाए या ओवैसी को छोड़ दिया जाए थर्ड फ्रंट बनाने के लिए। तो कांग्रेस अभी कोई राय साफ वो नहीं रख पा रही है। आरजेडी तय नहीं कर पा रही है कि पिछली बार हम 144 लड़े थे, इस बार हम कम से कम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, क्योंकि अगर उनको मुख्यमंत्री बनना है तो उनको तो चाहिए। उसके बाद उनके साथ हैं कौन? मुकेश सहनी। लेफ्ट की पार्टियां 40 से कम पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आईपी हुँ, गुप्ता उनके साथ टहल रहे हैं, पारस जी उनके साथ टहल रहे हैं, हेमंत सोरेन उनके साथ हैं। अब इतने सारे लोगों को दो दो तीन तीन चार चार सीट भी अगर वो देंगे तो आरजेडी कितने सीटों पर लड़ेगी, ये एक सवाल है। हुँ, और हमने पहले भी कहा था कि कांग्रेस इस बार दो चीजों को लेकर के तैयार है। एक तो वो कहती है कि भाई हम
कमजोर सीटों पर नहीं लड़ेंगे। वो 37 सीट को चिन्हित करके रखे हुए हैं कि ये 37 कमजोर सीटें हैं, इस पर हम नहीं लड़ेंगे। हम्म। 21 सीट के बारे में वो कहते हैं कि इस पर तो जब 4 बार से महागठबंधन नहीं जीता तो हमारे हिस्से में दे भी दीजिएगा। सबको मजबूत सीट चाहिए हम्म। और उसके बाद सीटों की संख्या भी अच्छी खासी चाहिए। तो अभी तक महागठबंधन का पेच सुलझ नहीं पाया है, उलझा हुआ है। और मुझे जो लगता है कि बाकी लोगों को तो थोड़ा कम बेसी करके एडजस्ट भी करेंगे, हम्म। कांग्रेस इस बार कॉम्प्रोमाइज की मूड में नहीं है। अल्लाह बरू हो या अगर संजय जी कांग्रेस कॉम्प्रोमाइज के मूड में नहीं है और लेफ्ट पार्टियों का पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों पर लड़ने का मंसूबा है, 6 सीटें मांगने वाले ओवैसी को आपने अपने साथ नहीं जोड़ा, इसको लेकर के लोगों के बीच में नाराजगी है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी का। तो बीजेपी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को हरा करके सत्ता में एक विकल्प देने का जो मन या मंशा है तेजस्वी यादव की, उसको पूरा कैसे किया जा सकता है? लाजमी है कि 6 सीटें, आप सही कह रहे हैं कि वो बड़ी नहीं है, संख्या के लिहाज से 6 सीटों की हैसियत कुछ नहीं है। आप चाहें तो अपने कोटे से दे करके एक ऐसे नेता को अपने साथ खड़ा कर सकते हैं जो इस बात की गारंटी कर दे कि अब मुस्लिम वोट कहीं नहीं जाएगा, पूरा का पूरा मुस्लिम वोट आपके पास आ सकता है। लेफ्ट पार्टीज का दबदबा है मगध में और शाहाबाद में, तो उनको लगता होगा कि संख्या हमको बढ़ा दो तो हम ज्यादा सीटें जीत करके आ जाएंगे। आप कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि 37 सीटें, उसने कह दिया कि ये 37 सीटें जो है ना, ये आप अपने पास रख लीजिए, हमें को इसकी जरूरत है ही नहीं, ये कमजोर सीटें हैं। यानी कि तेजस्वी यादव के लिए इस बार टास्क थोड़ा सा टफ है। अब सभी दलों को अपने साथ जोड़ करके रख पाना, सबको सीटें दे करके मना पाना, ये भी तब बारात में फूफा और मामा के नाराज हो जाने जैसा मामला है। लेकिन है, अलबत्ता संजय जी के साथ बातचीत में एक जो बड़ा मामला है वो चिराग पासवान का है। चिराग पासवान संपर्क से बाहर हैं ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन संजय जी की राय ये है और मेरी भी राय कमोबेश यही है कि वो लक्ष्मण रेखा एनडीए की नहीं लांघेंगे, नहीं तो उनको अपनी सही हैसियत और स्थिति का अंदाजा बहुत जल्दी हो जाएगा। प्रशांत किशोर हमलावर हैं, उन्होंने एक नैरेटिव तैयार कर दिया है। संजय जी, चलते चलते एक सवाल, यह जो प्रशांत किशोर चर्चा में आ गए हैं लोगों के बीच में, यह काम तेजस्वी यादव क्यों नहीं कर पाए? ये काम तो तेजस्वी यादव को करना चाहिए था, जो करप्शन के इशू को लेकर के जिस तरह से उन्होंने एनडीए को घेरा। नीतीश हम्म। कुमार कहते थे कि भाई हम तो क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। हम्म। करप्शन का इशूज को जिस तरह से उठाया और जिस तरह से लोगों को कनेक्ट किया, अब सम्राट चौधरी की डिग्री, अशोक चौधरी का कैसे 200 करोड़ का जमीन, ये कैसे कॉलेज पर कब्जा करने का मामला दिलीप जायसवाल का, रुई से लेकर के सुई तक में मंगल पांडे का कमीशन, संजय जायसवाल का वो तेल का पेट्रोल टंकी का मामला, ये सवाल तो विपक्ष के नेता का था ना, जो हम्म। घेर हम्म। गया। जो कभी सुशील कुमार मोदी विपक्ष के नेता के तौर पर इस तरह के सवाल को लेकर के आते थे और मजबूती से लोगों के बीच में रखते हम्म। थे, ये काम अभी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर इश्यूज पर आज भी खड़े हैं। एक काम तो प्रशांत किशोर ने जरूर किया कि जाति को डाइल्यूट किया। होता था ना बिहार में कि भाई जाति ही बोलती है, हम्म। जाति के तवे को जितना गर्म किया जाता है, रोटी उसी के अनुसार पकती है और बनती है। प्रशांत किशोर ने इसको डाइल्यूट किया कि नहीं, हम चाहे जिस परिवार से हो, जिस जाति से हो, अब जाति को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए, बिहार की बेहतरी के लिए वोट कीजिए, शिक्षा और चिकित्सा के लिए वोट कीजिए, पलायन रोकने के लिए वोट कीजिए। तो ये बिहार में इस बार इशू बेस्ड इलेक्शन का नैरेटिव प्रशांत किशोर ने बनाया है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि 10 से 15% वोट अगर प्रशांत किशोर की पार्टी को आती है, वो सीट कितना जीतेंगे, 1 से 10 सीट की बात की जा रही है कि मैक्सिमम 10, मिनिमम 2-3 भी वो जीत सकते हैं। लेकिन 10% वोट बहुत ज्यादा होता है। चुनावी राजनीति में 10% वोट किसी भी पार्टी को मिल जाए तो वो चुनाव नतीजों को बहुत हद तक प्रभावित करेगा और बहुत अधिक उसका असर होगा चुनाव नतीजों पर। वो जिस तरफ भी डैमेज हो, लेकिन होगा, जिधर भी फायदा हो वो होगा। 10% का मायने मतलब बहुत होता है। एक 6% वोट लेकर के पिछली बार के चुनाव में चिराग पासवान ने 28 सीटें
नीतीश कुमार की खराब कर दी, और वो हार गए। तो उससे ज़्यादा सीटें भी हो सकती हैं, अगर ठीक से आप कैलकुलेट करें तो 10% अगर प्रशांत किशोर को वोट आ जाता है, तो माजरा कुछ दूसरा हो सकता है। फिलहाल मेरे और संजय जी के साथ आज इतना ही। कल कोई नया सवाल होगा, कोई नया मुद्दा होगा। हम कोशिश करेंगे कल फिर मिलने की। तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए विदा। नमस्कार।